नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये आधुनिक भारतीय कला की बुनियाद हैं। एक ऐसा पिलर जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए आज इन्हीं के रंगों की दुनिया में उतरते हैं। एक बड़ी कमाल की बात कही गई है। कुछ कलाकार सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाते, वो अपने कैनवस पर एक पूरे देश की आत्मा को कैद कर लेते हैं। और ये लाइन बेंद्रे साहब की कला पर एकदम सटीक बैठती है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उनकी कला का निचोड़ है। आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर उन्होंने ये कमाल किया कैसे। तो उनकी इस पूरी आर्टिस्टिक जर्नी को समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। ये वो 5 अहम पड़ाव हैं, वो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जिन्होंने न सिर्फ बेंद्रे साहब को बल्कि पूरी इंडियन आर्ट को एक नई दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। हम जा रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत में, उस वक्त के भारत में जहां एक यंग आर्टिस्ट अपने ब्रश से अपनी पहचान बना रहा था। तो कहानी शुरू होती है 1910 में, इंदौर से, जहां बेंद्रे साहब का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी कला की पढ़ाई की बॉम्बे के बहुत ही फेमस सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से। और जानते हैं, उनका टैलेंट छिपने वाला नहीं था। बहुत जल्दी ही लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया। देखिए ना, 1934 में उन्हें मिला सिल्वर मेडल और फिर 1941 में सीधा गोल्ड। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं थे, ये इस बात का ऐलान था कि इंडियन आर्ट की दुनिया में एक नया सितारा आ चुका है। उस दौर में उनका जो काम था वो इम्प्रेशनिज्म स्टाइल से बहुत प्रभावित था। अब सवाल उठता है कि ये इम्प्रेशनिज्म है क्या? तो आसान शब्दों में कहें तो ये वो स्टाइल है जिसमें आर्टिस्ट किसी सीन की छोटी छोटी डिटेल बनाने के बजाय उस पल के इम्प्रेशन या एहसास को कैप्चर करने की कोशिश करता है। मतलब उस वक्त की रोशनी कैसी थी, माहौल कैसा था। और बेंद्रे साहब ने तो इस स्टाइल को बिल्कुल अपना ही बना लिया। वो सिर्फ भारत के गांव की तस्वीरें नहीं बना रहे थे, नहीं, वो तो अपने कैनवस पर उस पल की धूप, उस धूल और मिट्टी की खुशबू को जैसे जिंदा कर रहे थे। कमाल की बात यह थी कि स्टाइल भले ही यूरोपियन थी, पर उसमें जो रूह थी वो एकदम खालिस हिंदुस्तानी थी। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी कला को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और वो मोड़ था पश्चिम की दुनिया से उनका सामना। साल था 1947। बेंद्रे साहब अमेरिका पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा उसने उनकी आंखें खोल दी। न्यूयॉर्क की आर्ट गैलरीज का शोर, वहां का आर्ट का एकदम बिंदास अंदाज, ये सब कुछ उनके लिए एकदम नया और हैरान करने वाला था। और फिर वो यूरोप गए, जहां उन्होंने पहली बार पिकासो और मातिस जैसे मास्टर्स का काम अपनी आंखों से देखा। बस ये वो पल था जब उनकी कला की पूरी दुनिया ही हिल गई। ये बदलाव कितना जबरदस्त था वो इस कंपैरिजन से साफ पता चलता है। देखिए जरा, एक तरफ है 1947 से पहले का उनका काम, भारत के गांव, शांत माहौल, जमीन से जुड़े रंग, और दूसरी तरफ है न्यूयॉर्क के बाद की उनकी आर्ट, शहरों का शोरगुल, तेज तर्रार, भड़कीले रंग और एकदम फास्ट लाइंस। ऐसा लगता है जैसे ये किसी एक आर्टिस्ट का नहीं बल्कि 2 अलग अलग आर्टिस्ट का काम हो। तो जब बेंद्रे साहब भारत वापस आए तो वो अकेले नहीं थे, अपने साथ विचारों का एक पूरा तूफान लेकर आए थे। और इस तूफान का अगला सेंटर बना बड़ौदा, जहां उन्होंने आर्ट की एक नई दुनिया ही बसा दी। हुआ ये कि 1950 में बेंद्रे साहब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में पेंटिंग डिपार्टमेंट के हेड बन गए। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी मेहनत और विजन से बड़ौदा को मॉडर्न इंडियन आर्ट का मक्का बना दिया। और अपने स्टूडेंट्स को वो बस एक सिंपल सा मंत्र देते थे। कहते थे, स्टेप 1, वेस्ट की जो भी नई टेक्निक्स हैं उन्हें सीखो, और स्टेप 2, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपनी इंडिया की कहानी बताओ। मतलब साफ था, नकल नहीं करनी है, सीखना है और कुछ अपना, कुछ नया बनाना है। इसी दौर में उनके काम पर एक और स्टाइल का असर दिखा, और वो था क्यूबिज्म। अब ये क्यूबिज्म क्या भला है? सोचिए, आप किसी चीज को एक साथ कई एंगल से देख रहे हैं, फिर उसे टुकड़ों में तोड़कर एक नए एब्स्ट्रैक्ट तरीके से कैनवस पर जोड़ रहे हैं। बस यही है क्यूबिज्म। और बेंद्रे साहब सिर्फ सिखाते नहीं थे, वो खुद करके भी दिखाते थे। उन्होंने वेस्ट से क्यूबिज्म का वो ज्योमेट्रिकल स्टाइल लिया और उसे कहाँ इस्तेमाल किया? बनारस के घाटों की रूहानी दुनिया में। नतीजा क्या निकला? एक बिल्कुल नई तरह की मॉडर्न इंडियन आर्ट, एक ऐसी भाषा जो दुनिया को समझ आती थी पर जिसकी आत्मा एकदम देसी थी। बड़ौदा के बाद बेंद्रे साहब अपनी आर्टिस्टिक जर्नी के आखिरी और शायद सबसे मशहूर पड़ाव पर पहुंचे।
ये वो दौर था जब उन्होंने बिंदुओं यानी डॉट्स से एक ऐसी पोएटिक लैंग्वेज बनाई जो आज उनकी सिग्नेचर स्टाइल, उनकी पहचान मानी जाती है। अच्छा, इस स्टाइल को कहते हैं पॉइंटिलिज्म। इसमें होता क्या है कि आर्टिस्ट छोटे छोटे अलग अलग रंगों के डॉट्स से पूरी पेंटिंग बनाता है। मजे की बात यह है कि जब आप पेंटिंग को दूर से देखते हैं तो आपकी आंखें इन डॉट्स को खुद ब खुद मिक्स करके पूरा इमेज बना लेती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। यूरोप का जो पॉइंटिलिज्म था वो बड़ा साइंटिफिक था, एकदम नपातुला। पर बेंद्रे साहब का पॉइंटिलिज्म वो तो पोएटिक था, उसमें जान थी। उनके डॉट्स एक जैसे नहीं होते थे, वो झिलमिलाते थे जैसे नाच रहे हों। कैनवस को देखकर लगता था मानो वो सांस ले रहा हो। एक बार फिर उन्होंने एक विदेशी तकनीक में एक हिंदुस्तानी रूह फूंक दी थी। कहा जाता है कि बेंद्रे साहब के लिए हर डॉट, हर बिंदु एक शब्द जैसा था, और जब हजारों ऐसे झिलमिला के शब्द एक साथ आते थे तो वो मिलकर एक कविता बना देते थे। भारतीय जिंदगी की एक जीती जागती रंगीन कविता। तो इन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद सवाल ही उठता है कि एनएस बेंद्रे हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए हैं? उनकी लेगेसी का असली मतलब क्या है? अगर देखें तो उनकी पूरी जर्नी एक खोज थी। भारत के शांत गांवों से शुरू होकर न्यूयॉर्क की चकाचौंध रातों तक उन्होंने पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटा, लेकिन जो उनकी सबसे सच्ची आवाज थी वो उन्हें अपनी ही मिट्टी में आकर मिली। और जाहिर है देश ने भी अपने इस महान कलाकार को पहचानने में कोई कमी नहीं रखी। उन्हें एक के बाद एक सम्मान मिले, पद्मश्री, ललित कला अकादमी की फेलोशिप, कालिदास सम्मान और फिर 1992 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण। ये सारे अवार्ड्स इस बात पर मोहर लगा रहे थे कि बेंद्रे साहब इंडियन आर्ट के एक अनमोल कोहिनूर थे। 1992 में बेंद्रे साहब हमें छोड़कर चले गए, पर क्या वो सच में गए? नहीं, उनके रंग आज भी जिंदा हैं। उनकी लेगेसी सिर्फ उनकी पेंटिंग्स तक सीमित नहीं है, वो उन अनगिनत आर्टिस्ट्स की कला में जिंदा हैं जिन्हें उन्होंने रास्ता दिखाया, जिन्हें उन्होंने इंस्पायर किया। तो आखिर में हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि कोई भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहकर पूरी दुनिया से अपनी बात कैसे कह सकता है? अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो शायद एनएस बेंद्रे की जिंदगी और उनकी कला से बेहतर कोई जवाब हो ही नहीं सकता।